हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि दीपावली से पहले जो ग्रह स्थिति का परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के युवराज बुध का परिवर्तन 29 अक्टूबर 2024 को मंगल की राशि वृश्चिक में होने जा रहा है। परंतु यहाँ पर बात ध्यान देने की ये है कि आप अक्सर सुनते रहते हैं कि बुध का परिवर्तन हुआ है, बुध का परिवर्तन हुआ है, 20 से 25 दिन में होता रहता है। परंतु कई बार हम ये समझ लेते हैं कि बुध का परिवर्तन तो होता ही रहता है, इसका कोई प्रभाव नहीं प्रिय दर्शकों। बुध तो 20 से 25 दिन एक राशि में गोचर करते हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा यदि हम बात करें, जो कि सबसे कम समय में एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह माने जाते हैं, 2.25 दिन के लिए, उनका भी प्रभाव पूर्ण रूप से दिखता है। बल्कि चंद्रमा का प्रभाव और भी ज्यादा दिखता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में संपूर्ण फल आपको मिल जाता है। समझिए, 2.25 दिन तो आपको पूरा ध्यान में भी रहता है कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ। अब जैसे शनि की हम बात करें तो शनि जो कि सबसे ज़्यादा समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो उनके प्रभाव कई बार लोग नहीं भी समझ पाते, क्योंकि समझिए 2.5 साल का गोचर है, ठीक है। तो 2.5 साल पहले क्या हुआ था बहुत लोगों के दिमाग से निकल जाता, कोई यदि बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, छोटी घटना हुई तो इसलिए ये जो कम समय में ग्रह एक राशि में गोचर करते हैं, बुध हो गए, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, है ना, फिर हम ले लें तो सूर्य हो गए, ऐसे सब ग्रहों का अपना, तो उनका प्रभाव और भी ज़्यादा सटीकता के साथ आप देख पाते हैं। परंतु ये जो बुध का परिवर्तन है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले कैलकुलेशन समझ लीजिए, ग्रह स्थिति समझ लीजिए, फिर फलादेश में जाइए, क्योंकि इसको यदि आपने समझ लिया तो फलादेश समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब बुध का परिवर्तन वृश्चिक में ही होने जा रहा है, और आपकी वृश्चिक राशि है या लग्न है, जो भी है, तो आपके लग्न में ही होने जा रहा है। और सब 12 भावों में सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न ही है। वैसे तो हर एक भाव का अपना महत्व है, परंतु उनमें सब में यदि विचार किया जाए तो लग्न सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो लग्न में ही गोचर है, और ये जो बुध महाराज हैं आपके लिए आपके आयेश हैं और आपके अष्टमेश भी हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। और ये परिवर्तन बहुत लंबा भी है, क्योंकि 29 अक्टूबर से लेके 4 जनवरी 2025 तक वृश्चिक में ही गोचर करेंगे, जो कि बीच में ये अभी जैसे उदय भी हैं और मार्गी भी हैं, बीच में अभी ये वक्री होंगे, अस्त भी होंगे, और फिर राशि परिवर्तन भी करेंगे आगे चल के 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी तक लगभग 2 महीने से अधिक का समय है, ठीक है। और इसके अलावा राहु, शनि और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट भी हैं, शुक्र के साथ युति भी है, जो कि बड़ा ही दिव्य योग बनता है। तो ये कई सारी स्थितियां हैं। अब देखा जाए कि आपको फल क्या मिलने वाला है, इसका हम विचार कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल सकता है, और सोचने समझने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। यानी कि आप संभवतः निर्णय कुछ लेना चाहिए था और आप ले रहे हैं कुछ, यानी कि निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से कई बार आप गलत निर्णय भी इस समय ले सकेंगे। इसलिए कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए। और साथ में देखा जाए तो आपके जो राशि हैं, मंगल हैं, उनकी भी स्थिति कोई खास ठीक नहीं है, नीच अवस्था में ही है, और कई कारण हैं जिससे और भी ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए मंगल का भी उतना सहयोग नहीं मिल रहा है। अब रही बात कि इसमें कुछ लोग कहेंगे कि मंगल महाराज जो है तो कहीं ना कहीं नीच भंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम आजकल चलता है। अब होता क्या है, जब मैं कई बार कुंडली विश्लेषण करता हूँ तो कुछ दर्शक मतलब जो फोन में बात कर रहे होते हैं
कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कहते हैं कि मुझे ज्योतिष का बड़ा ज्ञान है, और जब फिर पूछो तो फिर अब समझिए कि नीच भंग राजयोग बना। अपने आप में ये कोई राजयोग है नहीं, परंतु राजयोग है। क्यों? क्योंकि नीचत्व भंग हुआ, यानी कि जो समस्या थी वो कम हो गई। यानी कि समझिए कि उच्च का ग्रह जो कि सबसे अच्छा फल देता है आपको, अब स्वग्रही हो, यहाँ पर मैं कुछ अलग चर्चा कर रहा हूँ, जो है तो ज्योतिष की ही, पर फलादेश से हटके। मैं कई बार बीच में चर्चाएं करता हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि समय बर्बाद कर रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी दर्शक हैं उनको ज्योतिष की थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मालूम हो, जिससे जब फलादेश आप देखें कंफ्यूज ना हो। तो अब जैसे मैंने विशेष फोकस नहीं किया किसमें, लक्ष्मी नारायण योग में, जो कि लग्न में बन रहा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण योग कहलाया जाएगा। फिर भी मैंने विशेष रूप से इसमें फोकस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक तो ये योग बहुत कम समय के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दोनों ग्रह बना रहे हैं, ठीक है, योग, और जिस राशि में बन रहा है योग, तीनों के तीनों पीड़ित हैं, तो कितना फल देंगे? ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, पर कितना देंगे? तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि कोई योग आपकी जन्म, बहुत सारे लोग जिंदगी भर इस भ्रम में रहते हैं कि मेरे जन्म कुंडली में तो बहुत बड़ा राजयोग बना है। अरे उस ग्रह की दशा ही नहीं आई आपके जीवन में, जिस ग्रह का राजयोग बड़ा बना हुआ है उसकी कोई दशा ही नहीं आ रही है। यह समझ लीजिए कि वो ग्रह अंश बल से कमजोर हो, षट बल से कमजोर हो। अब जैसे ऊंचत्व की स्थिति है, कुछ लोग ये समझ के रखते हैं कि इस राशि में ये ग्रह ऊंच का होता है, वो एक पॉइंट है, पर ऊंचत्व भी भंग हो जाता है कई बार, उसमें लोग ध्यान ही नहीं देते और फिर सोचते हैं कि अरे उसका तो प्रभाव नहीं मिल रहा है। तो इसमें जितनी गहराई में जाएंगे ना तो उतनी ही चीजें आपको मालूम पड़ेंगी। ऊंचत्व भंग की स्थिति में एक कुंडली में कुछ दिन पहले ही देखा था, सोचिए, वो समझ रहे थे कि बहुत बढ़िया, पर वो भंग था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बुध का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देने वाला और निर्णय लेने की क्षमता को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। साथ में आपको अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, और दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की स्थिति जो है वो ठीक है, बहुत कोई समस्या नहीं है, पर सावधानी रखनी है। थोड़ा बहुत जो, वैसे तो ये बात जो प्रभाव दिख रहा है तो ऐसा हो सकता है कि नॉर्मली जो मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत खटपीट होती रहती है तो वो हो सकती है। पर उस स्थिति में यदि समझिए किसी का ऐसा हो चुका है कि वो बहुत मतलब पहले से समस्या चल रही है, यानी कि अलगाव की स्थिति तक पहुंच गई, तो वहाँ पर एक छोटी सी एक बात बहुत कुछ परिणाम दे सकती है, अच्छा बुरा। इसलिए थोड़ा सा आपको दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखना है। हाँ, जो व्यापारी हैं, व्यापारियों को भी सावधानी बरतनी है। व्यापारियों के लिए तो लाभ भी मिलेगा, परंतु संघर्ष भी बढ़ेगा। तो आपको लाभ तो लेना है, वो तो ठीक ही है, पर आपको संघर्ष के साथ लेना, इसलिए तैयारी आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बुध महाराज आपको आय को भी प्रभावित करेंगे। कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो आय से रिलेटेड हो, यानी कि ये समझिए कि यहाँ से पैसा आने वाला है, वहाँ से पैसा आने वाला, वहाँ से आने वाला, आपने सोचा था, पर संभवतः 4 जगह से आने वाला था पैसा, ठीक, एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं, तो संभवतः 1-2 जगह ऐसा हो सकता है कि कुछ कारण बन जाए, तो आपका जो आने वाला था पैसा वो लेट हो जाए या और कोई समस्या हो जाए, तो थोड़ी सी यहाँ पर स्थितियाँ गंभीर होंगी। पर हाँ, ये जरूर है कि धन प्राप्ति कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से देखने को मिल रही है। यहाँ पर बड़े भाई बंधुओं के साथ थोड़ा सा आपको अनबन की स्थिति देखने को मिलेगी, और यात्रा करते समय भी सावधानी बरतिए। और जो लोग गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनको मौका मिल सकता है। बहुत बड़ा मौका तो नहीं मिलने वाला है, पर हाँ छोटा मोटा कोई मौका मिल सकता है आपको, तो आप प्रयासरत रहिए। यात्रा के समय जरूर सावधानी बरतिए।
तो देखा जाए तो ये जो बुध का परिवर्तन है कहीं ना कहीं कई लाभ आपको देने वाला है, परंतु लाभ देने से ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके लग्न में ही गोचर है और मंगल की राशि है जिसमें गोचर है और आपकी भी राशि है या लग्न है, परम शत्रुता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है। जो कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष का मात्र एक ही काम है, आईना दिखाना है ना, जो सत्य है उसको दिखाना, न कि डराना। और हमें डरना भी क्यों है, हम कर्म कर रहे हैं और जो फल मिलेगा तो मिलना ही है। तो हम सचेत हो जाए कि खड्डा है सामने तो हमें सीधा नहीं जाना है, थोड़ा घूम के जाना है, बस यही ज्योतिष काम कराता है। अब रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे हैं, बहुत सुंदर है। आप क्या करिए कि हनुमान जी को इस समय जो सेवा कर रहे हैं तो करिए, नहीं कर रहे हैं तो करिए सेवा, जो जितना कर सकते हैं। एक काम विशेष रूप से करिए, तुलसी चढ़ाइए हनुमान जी को, तुलसी खूब चढ़ाइए, बल्कि राम जी को भी चढ़ाएं तुलसी या विष्णु भगवान को तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो तुलसी अर्चन करिए हनुमान जी का, विष्णु जी का, राम जी का, है ना, तो इससे आपका कल्याण होगा। अब रही बात, एक कंफ्यूजन यहाँ हो ना जाए कहीं, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूं कि चाहे आप विष्णु जी का करिए, चाहे राम जी का करिए, चाहे हनुमान जी का करिए, एक समझिए तीन में से किसी को कर लीजिए। जैसे आपके पास कृष्ण जी की मूर्ति है, ठीक है, उन्हीं का आपने कर लिया। आपके पास वामन भगवान का है तो उन्हीं का कर लिया आपने, एक ही तो हैं, तो इसलिए कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। और कमेंट में जिनका भी आप तुलसी अर्चन कर रहे हैं उनकी जयकारा लगाइएगा, और हनुमान जी की खूब आराधना कर ही रहे होंगे आप तो करिएगा, और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।